नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन 5 चीज़ों पर। तो अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो रोज़ आप डिस्कस कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़। 1 हफ्ते मैंने अराउंड 1 वीक वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट थैंक यू ऑल फॉर योर विशेज़। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सारे विशेज़ पढ़े एंड आई एम फाइनली बेटर राइट नाउ। काफ़ी बेटर है पहले से मेरी हेल्थ, तो द वीडियो विल कंटिन्यू एवरी डे। हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो वन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वन थिंग कि वीडियोस पहले से छोटी ही रहेंगी, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, बट कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर किसी दिन सिर्फ 4 ही आर्टिकल डिस्कस होते हैं, 3 आर्टिकल्स, तो आप ऐसा समझना कि बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी का ओपिनियन है, जो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आप एक तरीके से प्रोपेगेंडा आप खा रहे हो एंड या फिर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। न्यूज़ का काम है न्यूज़ दिखाना। आप कभी टीवी चैनल्स भी खोल के देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो वो कुछ अनसन चीज़ें दिखाने लगते हैं। सो इट डज़न्ट मीन कि हमें डेली बहुत सारा न्यूज़ कंज़्यूम करना है। जिस दिन है, उस दिन हम काफ़ी सारा न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिस दिन नहीं है, उस दिन अवॉइड करना है। बिल्कुल ना पढ़ना भी कभी-कभार बहुत ज़रूरी होता है, अगर फालतू की चीज़ें हो पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही आज भी रहने वाला है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। फूड प्राइसेस कूल फेब इन्फ्लेशन टू 3.61%। फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारे लिए पिछले 1-2 सालों में। तो 3.61% आया डेटा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये देखते हैं। स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स राइड बिग डिमांड वेव। तो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। तो कौन से ब्रांड्स हैं ये? क्या ये लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में? क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या रीज़न्स हैं? ये सब डिस्कस करेंगे। इंडिया इनकॉर्पोरेशन, इंडियन कंपनीज़ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड को लेके एफआई 26 में। यूएस इन्फ्लेशन डेटा ये भी सही आया, 2.8% हो गया है और रेट कट्स के चांसेस बढ़ गए हैं वहाँ भी। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डाउन 26% इन फरवरी। ये मैं डिस्कस करने वाला एक पैराडॉक्स कि कैसे मास में लोग बेवकूफ़ी का काम करते हैं। आप ये देखिए, इसमें आपको देख के समझ में आएगा। इसके अलावा एमएसएमईज़ टू बी हिट एज़ यूएस टैरिफ्स ऑन स्टील कम इनटू इफेक्ट। एमएसएमईज़ मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो होती हैं, ये यूएस टैरिफ की वजह से इनको झटका पड़ सकता है, स्पेसिफिकली जो स्टील पे टैरिफ आ रहा है। रियल्टी बूम डेवलपर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ? लैंड में, ताकि राइजिंग डिमांड को मीट कर पाएँ। इतना ज़्यादा डिमांड अभी है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें तो यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी कि किस तरीके से आप आगे स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो डेटा है, अब जो भी आप लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके की डेटा को यूज़ करके। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले आर्टिकल से, और ये तो एक जनरल आर्टिकल है। फूड प्राइसेस, ये फरवरी में हमारा इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे फूड प्राइसेस का, तो 3.61% हो चुका है, जो बहुत ही राहत की बात है हमारे लिए। ये डबल डिजिट चल रहा था एक टाइम पे, और फूड प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं। आप अभी जा करके चाहे ज़ोमैटो और स्विगी, ये इंस्टामार्ट का, या आप चेक करो ज़ेप्टो का, वहाँ पे आप ना फल और सब्ज़ी के दाम देखना। थोड़े महँगे रहते हैं ये, ऑफ कोर्स काफ़ी महँगे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वेंडर्स हैं बाहर जो ठेले पे बेच रहे हैं। बट आपको पहले से काफ़ी सस्ते मिलेंगे। आप ये भी मेज़र कर सकते हो कि परसेंटेज चेंज आया या नहीं। तो टमाटर, प्याज़, आलू, इन सब चीज़ों के दाम देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है हमारा, वो 7 महीने के सबसे निचले स्तर पे चल रहा है, 3.61% पे। और इसी के कारण हो सकता है हमें दूसरा रेपो रेट कट मिल जाए, मतलब हमारे ब्याज दर और घट जाए, हमारे लोन सस्ते हो जाएँ। हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएँ। इसी की वजह से हो सकता है जिस कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, उसके प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएँ। ठीक है? क्योंकि वो भी लोन पे चलती हैं। टेलीकॉम से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप देखो कितना लोन है। अडानी और अंबानी पे आप देखो लोन कितना है। क्योंकि बिज़नेस लोन से होता है, अपने पैसे से नहीं, बैंक्स के पैसे से करते हैं लोग। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो सब्जियों के दाम कितने इम्पोर्टेंट है आप देख रहे हो? आपकी लाइफ़ को कितना ईज़ी बना रहे हैं अगर सब्ज़ी के दाम सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा इंडेक्स, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स जो आए हैं, एनएसओ इसे रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। 8 महीने के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम। हमारा ये चल रहा है 5.01% आईआईपी, याद रखना आप। और ये पहले था 3.54%, ठीक है, दिसंबर में।
तो यहाँ पे क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इंडिया में इस समय आपको नज़र रखना ही रखना है। बिल्कुल लोन इनके ऊपर बहुत कम है, डिमांड बढ़िया है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसा सेक्टर है इस टाइम पे कि अच्छे से रिसर्च करना चाहिए इसके बारे में और आइडेंटिफाई करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का बैलेंस बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे इंडिया में अगर बात करें, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत जरूरी है। 2 से 4% इन्फ्लेशन हम रखना चाहते हैं और ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए, राइट। तो फूड इन्फ्लेशन 6% था, वो ऑलमोस्ट 3.75% हो गया फरवरी में। एंड यहाँ पे 3.6% अब हो चुका है। सब्जियों के दाम घटे हैं, पल्सेस के दाम घटे हैं, अंडे के दाम अगर आप देखो एग्स के 3% से घटे हैं। और पेस ऑफ इन्फ्लेशन सीरियल्स के लिए भी काफी कम हुआ है, मीट के लिए भी। एडिबल ऑयल महंगे हैं। अच्छा आप देखो कि आपके यहाँ फॉर्च्यून रिफाइन हम मैं जैसे यूज करता हूँ, एक बहुत फेमस ब्रांड है फॉर्च्यून, अडानी विलमार के अंदर आता है ये, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा है, सफोला यूज करते हैं काफी सारे लोग, राइट। एंड और भी हैं काफी सारे ऑयल के ब्रांड्स हैं। तो आप इनके प्राइजेस देखो, अगर देखिए 6 महीने 7 महीने का डेटा तो पता नहीं आप ले पाओगे या नहीं, लेकिन अगर आपकी मॉम शॉपिंग करती है, डैड शॉपिंग करते हैं, आप खुद भी करते हो अगर अकेले रहते हो, तो आप डेटा चेक करो, ठीक है। यहाँ पे इनके दाम थोड़े से बड़े हैं और रीजन क्या है, हम लोग ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इंपोर्ट करते थे तो रुपए की वैल्यू थी कितनी, 84। लेकिन अब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये 87 रुपीज हो गया है। तो 3 रुपए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, राइट, हर एक यूनिट के लिए। तो क्योंकि हमारी करेंसी रुपया कमजोर हो गया है, इसकी वजह से हमारे एडिबल ऑयल के दाम पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, ये 16.5% बढ़ गए हैं। फ्रूट्स भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 14.8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं और वीकनिंग करेंसी वीक हुई है। तो अगर घर में कोई पूछे कि सब्जी ये ऑयल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो आपको आपको बताना होना चाहिए कि भाई करेंसी वीक हुई है हमारी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। और ऑयल हम लोग 55% तक, ऑयल 50% प्लस ही इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो प्रोड्यूस हम कितना करते हैं, सिर्फ 50%। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स राइड द बिग डिमांड वेव। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की। तो इंडिया में जो नई जनरेशन है ना, हम कहते थे बड़ी ब्रांड कॉन्शियस कॉन्शियस है। मतलब ब्रांडेड सामान लेंगे, ब्रांडेड चीजें पहनेंगे। लेकिन अब ये पैटर्न ना चेंज होता नजर आ रहा है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में। जैसे कि अगर आप देखोगे इस टाइम पे, तो जितने भी इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पे मैं बात सिर्फ यंग की ही नहीं करूंगा, लेकिन आप मिलेनियल्स की देखो या जेंजी की अगर आप बात करो ओवरऑल, तो यहाँ पे ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी परचेज कर रहे हैं। मतलब ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, छोटे ब्रांड्स के सामान भी खरीद रहे हैं। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट के लिए। पहले तो ऐसा है कि कोई बजाज की चीज आनी है तो बजाज का ही आएगा कि उसी पे लोगों को भरोसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। नीलसन आईक्यू ने एक रिसर्च किया, तो ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंज्यूमर पैटर्न अगर आपको पता चले ना कि लोग क्या खरीद रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हो। फिर आप बजाज की जगह आप देखोगे ना, छोटे ब्रांड्स कौन से हैं जो मिक्सी और छोटे ईयरबड्स ये सब चीजें बना रहे हैं, जो बहुत फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन डिमांड इनकी काफी तेजी, ग्रोथ इनमें ही है। 5 रुपए का कोई कंपनी है, अगर वो 10 होने वाली है तो आप उसमें लगा सकते हो कुछ पैसे। जरूरी नहीं है ना कि 500 वाली कंपनी जो 520 होने वाली है, 4% ग्रो करने वाले, आप उसी में पैसा लगाओ। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टडी आई है और इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस ब्रांड्स ये ग्रो कर रहे हैं 13% के सीएजीआर से। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13% से कंपाउंड कर रहा है इनका सेल्स हर साल। मतलब मेरे हिसाब से ये 4 साल में तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे होंगे 5 साल में, ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर थोड़ा सा ग्रोथ रेट अगर ये और पुश कर पाए तो। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री की। कंपनीज तो पता नहीं डबल नहीं, 4-5 साल में 5 गुना हो गई होंगी, जो मैं अगर आपको बताऊं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 8%, छोटे ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं 13% से। कौन से ब्रांड्स है ये आप मुझे बताना अगर आपको भी पता हो। अब जैसे मैं बता देता हूँ, इमर्जिंग ब्रांड्स जो स्मॉल अप्लायंसेस बनाती है, छोटे अप्लायंसेस, वो 55% से 59% हो चुके हैं 5 ईयर्स में। टेलीविजन, जो छोटे ब्रांड्स जो टेलीविजन बनाते हैं, वो पहले 23% थे, अब 26% हो गए हैं। और यही अगर आप देखोगे इमर्जिंग ब्रांड्स डबल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं ई कॉमर्स की वजह से भी, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट, स्विगी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनकी वजह से छोटे ब्रांड्स ज्यादा बिक पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम कर देते हैं और वहां पे हमें दिख जाता है कि अच्छा ये हम कंपेयर कर ले रहे हैं। वही अगर आप दुकान पे जाओगे तो हो सकता है आपको वो ना दिखाए, ये सारे ब्रांड्स ना दिखे। तो ये जो शिफ्ट है यहाँ पे, प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड था, वो
उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है? अगर आप देखोगे जो छोटे ब्रांड्स हैं ये लोअर प्राइस पे लाते हैं चीज़ें। इनके पास फीचर्स बहुत सारे होते हैं, तो कहीं न कहीं लोग फीचर्स पे काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। जैसे बोट की मैं बात करूँगा, बोट क्यों चल रहा है? एक टाइम पे कोई जानता नहीं था बहुत ज़्यादा, राइट? लेकिन बोट फेमस हो गया। इसके अलावा मैं कुछ ईयरबड्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था खुद ही खरीदने के लिए। मीवी एक ब्रांड है, न्यू रिपब्लिक एक ब्रांड है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक आई थिंक मिक्सी, हम लोग ग्राइंडर खरीदते हैं, जूसर खरीदते हैं, इनमें भी आप देखो छोटे ब्रांड्स बहुत सारे आ गए हैं। अमेज़न, थैंक्स टू अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड क्विक कॉमर्स। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि बजाज और ये ठीक है, ये फिलिप्स ना अब वो उस तरीके से हो सकता है ग्रो ना कर पाएँ जैसे ये छोटे ब्रांड्स ग्रो कर पाएँ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में। तो यहाँ पे अगर फ़ोन की भी मैं बात करूँ तो जो ब्रांड्स हैं जैसे कि मोटोरोला, नथिंग, गूगल, वन प्लस, ऑनर, लावा, ठीक है? यहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं लॉन्ग टेल में ऑफ इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट। इनका कहना है जो ग्रोथ है ना इन ब्रांड्स का, ये हाइलाइट करता है कि कंज्यूमर वैल्यू ड्रिवन और फीचर सेंट्रिक स्मार्टफ़ोन देख रहा है। वैल्यू और फीचर देख रहा है, ना कि सिर्फ़ ब्रांड देख रहा है। अगर मैं बात करूँ टीवीज़ की, आप देखो टीवी पहले कितने ब्रांड्स थे? वही दिखते थे ना, सैमसंग, एलजी या सोनी। अब देखो कितने कम हो गए हैं। अब एसर की टीवीज़ आ रही हैं, वन प्लस की आ रही है, एमआई की आ रही है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मुझे नहीं पता होगा। ठीक है? एयर कंडीशनर, वे स्मार्ट वॉच, कितने स्मार्ट वॉच आ गए हैं अब। पहले थे, वॉशिंग मशीन देखो, रेफ्रिजरेटर देखो। तो कहीं न कहीं ये जो पैटर्न है इसको हमें अकाउंट में लेना चाहिए अगर हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा डेटा है हम सबके लिए। ऑप्टिमिस्टिक, इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डिमांड इन एफवाई 26। इंडियन कंपनीज बहुत ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड के लिए। पिछले साल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से एफएमसीजी सेक्टर नीचे गया है। एफएमसीजी सेक्टर हमारा क्या है? देखिए एफएमसीजी सेक्टर बेसिकली क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आईटीसी और डाबर, और आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख रहे हो, तो इनका एक प्रॉब्लम ये था, जो इनका कहना था वो था कि लोग ना पैसे ही खर्च कम कर रहे हैं पहले से, तो हमारा सामान कैसे बिकेगा? कंजम्पशन घट गया है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं इंडिया में वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट डिमांड कंडीशंस। उनका कहना है कि अगले 12 महीने इंडिया में डिमांड बहुत बढ़िया रहने वाला है, कंजम्पशन ग्रो करने वाला है। एचएसबीसी का एक बिज़नेस आउटलुक था, जिसे कंपाइल किया गया एस&पी ग्लोबल द्वारा, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो नेट बैलेंस है 30% कंपनीज़ का, ठीक है? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट ग्रोथ कमिंग ईयर में, और ये लोअर है पिछले 33% जो हमने रिकॉर्ड किया था 2024 में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म और ग्लोबल एवरेज से बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस की यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनीज़ 30% कंपनीज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया हमारा तो आउटपुट ग्रोथ होने वाला है, लोग और ज़्यादा सामान खरीदेंगे। पहले 33% कंपनीज़ थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी। ये जो 30% का नंबर है, ये भी ग्लोबल एवरेज से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअली जो ऑप्टिमिज़्म है, वो पहले से कम हुआ है देखो। पहले जितना ऑप्टिमिज़्म नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके और ये बाकी चीज़ों को लेकर के। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो खराब भी नहीं है, ठीक है? लोग पेसिमिस्ट भी नहीं हैं। तो डेटा आना अच्छा ही है, ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे, भले ही पहले से शायद थोड़ा कम रिस्पॉन्स रहे कंज्यूमर्स का। तो जो कॉन्फिडेंस है मैन्युफैक्चरर्स का, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर की बात करो, वो डिक्लाइन हुआ है 33% से 29% पे, जो सर्विस प्रोवाइडर है 30%। पॉजिटिव नोट में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो देख रही हैं कि उनका वर्कफोर्स उन्हें एक्सपैंड करना होगा। प्लस 13% रहेगा फरवरी में जो नेट बैलेंस है। अबव इमर्जिंग मार्केट प्लस 3%, अबव ग्लोबल एवरेज प्लस 8%। तो कहीं ना कहीं वर्कफोर्स एक्सपेंशन हमारा कितना रहने वाला है? 13% ग्रोथ रहेगी एम्प्लॉयमेंट में, जो नए लोगों को हायर किया जाएगा। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स अगर आप देखेंगे, इंडियन डेवलपिंग कंट्रीज वहां पे 3% है, और ग्लोबल एवरेज कितना है? 8% एक्स्ट्रा लोग हायर होने वाले हैं। तो इंडिया में वो भी बढ़िया चल रहा है, जो नेट ओवरऑल एडिशन है एम्प्लॉयज का। एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, प्राइस प्रेशर सॉर्ट हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी भी पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सेक्टर के बारे में आप स्टडी करो। कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसको ये सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाला है, ये आर्टिकल में जो चीज़ें हैं, कंज़म्पशन का डेटा जो है। ठीक है? तो ये आपके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। यूएस इन्फ्लेशन कूल्स टू 2.8%, बॉल्स्टर्स केस फॉर रेट कट। इन्फ्लेशन कम हुआ है लास्ट मंथ, और दरवाजे खुले हैं फेडरल रिजर्व के लिए। जैसे इंडिया में मैंने बोला कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर घटा, तो फेडरल रिजर्व अब रेट, हमारा सेंट्रल बैंक सॉरी आरबीआई रेट कट कर पाएगा। वैसे यूएस में भी फेडरल रिजर्व रेट कट वापस से रिज्यूम कर सकता है, ठीक है, मिड ईयर में। लेकिन सेंट्रल बैंक को बस एक चीज की चिंता है, वो है यूएस का टैरिफ हाइक।
क्योंकि टैरिफ हाइक ऐसी चीज़ है जिसमें पता नहीं है कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करेगा, या तो वो झुक जाएगा या वो फाइट करने की कोशिश करेगा यूएस के अगेंस्ट कि नहीं हम आप पे टैरिफ लगाएँगे। तो इसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन ऊपर चला जाए। हालाँकि कुछ कहना मतलब यहाँ पे स्पेकुलेशन ही है, ठीक है? जो भी कोई कुछ लिख रहा है वो सब स्पेकुलेशन है, वो हाइपोथेसिस है, तो कभी भी आप बिलीव मत करो पढ़ के कि ये ऐसा है या वैसा है, ठीक है? स्पेस रखो अपने दिमाग में न्यूट्रल ओपिनियन का कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स रियली इम्पॉसिबल टू से। तो कंज्यूमर प्राइसेज़ जो है ये बढ़ रहे हैं 2 पॉइंट बढ़े हैं 2.8% से, ठीक है? एंड 3% था जनवरी में, तो उससे तो काफ़ी बेटर आया है जो इन्फ्लेशन का डेटा है वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इसे गुड न्यूज़ भी कहा जा रहा है, गुड न्यूज़ रेट कट्स जिसकी वजह से आ सकता है। एंड ट्रेड वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से प्रोग्रेस रुक सकता है इन्फ्लेशन का। एंड लेबर मार्केट को भी नुकसान हो सकता है। लेबर मार्केट मतलब जॉब मार्केट, हो सकता है जॉब थोड़ी घट जाए। क्यों? क्योंकि कंपनी सोचेंगी कि इस साल एक्सपेंशन करने की जगह अगले साल या 6 महीने बाद एक्सपेंशन करते हैं, 6 महीने बाद हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या नई ट्रेड पॉलिसीज़ आ जाए, राइट? तो इसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है, चांसेस है। तो अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐसा सर्टेन नहीं है कि खराब होना है या बहुत अच्छा होना है। अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि हम अभी वी कंटिन्यू टू थिंक दैट अंडरलाइंग इन्फ्लेशन जो है ये बम्पी डाउनवर्ड्स ट्रैजेक्टरी पर है, and X tariffs that would allow the Fed to deliver good news inflation cut in June. तो जून में एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएस में कि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया तो फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा। एंड ट्रम्प तब तक हम देखेंगे कि जो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है उसको भी कम कर चुके होंगे, जिस पे टैरिफ लगाना है लगा चुके होंगे, जिस पे नहीं लगाना है उस पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे टैक्स, स्पेंडिंग कट, डीरेगुलेशन, टाइटर इमिग्रेशन, ये सारी चीजें हैं जिसका काफी इफेक्ट देखने को मिल सकता है यूएस इकोनॉमी पर। तो लेट्स सी कि क्या प्रोग्रेस रहता है जून तक। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डाउन 26% इन फरवरी। म्यूचुअल फंड्स आप सबको पता होंगे, म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, और आप पैसा डालते हो उसमें और उसको वो मैनेज करता है। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, चाहे लार्ज कैप मतलब एक सेफ कंपनीज में पैसा लगाने वाला, एक मिड कैप स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज में पैसे लगाने वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। लोग अलग अलग फंड्स में पैसा डालते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बस ये आर्टिकल को देख के। म्यूचुअल फंड में लोगों ने ना पैसा 26% कम डाला है पिछले महीने से इस महीने, ठीक है? ये आ गया 29,303 करोड़। एंड ये लगातार दूसरा महीना है कि लोग कम पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो डिक्लाइन आया है वो आया है क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है, मतलब शेयर बाजार वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है इसीलिए। और एक ना पैराडॉक्स है रिस्क का। अब मैं बताता हूँ, कोई भी शेयर, मैं कह रहा हूँ टाटा मोटर्स का शेयर, या नहीं नहीं मैं तो नाम ले ही नहीं रहा हूँ, आप छोड़ो। मैं कह रहा हूँ टेस्ला का शेयर है, ठीक है? सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इंडिया का नहीं लेंगे क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। टेस्ला का शेयर या कोई भी एप्पल का शेयर है, अगर गिर जाए, ठीक है, और गिर करके बहुत नीचे आ जाए, 50% नीचे आ जाए, तो पैराडॉक्स ऑफ रिस्क क्या है कि जो आम जनता होती है वो क्या कहती है कि नहीं नहीं यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, ये तो बड़ा रिस्की है, ये तो नीचे गिर रहा है, ठीक है? अब वही शेयर वो कंपनी उतना ही कमाती है जितना एप्पल कमा रही है, लेकिन अब यहाँ से 2 गुना महंगी हो गई है और लाइफ हाई पर चली गई। तो वहां पे जो जनता है, आम जनता क्या कहेगी, यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बढ़ रहा है, इसको ले लो। और जो आम जनता लेती है ये सोच के ले रही है कि चलो ठीक है, हम क्लियर कट बोल दिया कि 10 साल के लिए लेना है, कोई बात नहीं। अब 10 साल के लिए उस कंपनी को 50 रुपए कंपनी कमाती है, उसको आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, लेकिन जब वो कंपनी 25 रुपए पे आ गई और 85 रुपए कमा रही है, आप कह रहे हो नहीं नहीं यहाँ लेना सही नहीं है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक लॉजिकल थिंकिंग जो फॉलो नहीं कर पाता है आदमी, या इमोशंस पे चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स ऑफ रिस्क ये आया है कि मार्केट में रिस्क सबसे ज्यादा तब होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, और लोग सबसे ज्यादा पैसा तभी लगाते हैं जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन मार्केट जब नीचे जाता है, वही निफ्टी अगर 26,000 से लेट्स से 15,000 ही आ जाए, तो रिस्क कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब नीचे जाने के लिए कम बचा है ना, ऑलरेडी इतना नीचे आ गया है, और वो कंपनी कमा उतना ही रही है, 100 रुपए कमा रही है निफ्टी की कंपनी, पहले 26,000 में मिल रही थी, अब 15 में मिल रही है, तो लोग तब नहीं लेते। तो ये एक पैराडॉक्स है रिस्क का, मैं बोलूंगा बहुत ही पोलाइट आर्टिकल है, नहीं तो ये तो लोगों को मे बी 10 तरीके से हो सकता था कि स्टूपिड बोल सकते थे। एंड सिर्फ मैं इंडिया की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइनली पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम हम देखते हैं, यूजुअली रहता है। तो करीब 25% ड्रॉप आया है इक्विटी इन्फ्लोज में, ठीक है, इसी वजह से कि चीजें अब सस्ती हो गई हैं, कंपनीज कमा उतनी रही हैं, लेकिन उनके प्राइसेस क्योंकि सस्ते हो गए हैं तो लोग उन्हें ले नहीं रहे हैं। जब उनके दाम महंगे हो जाएंगे, 100 का पी हो जाएगा, तब वो अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स और पेंशन उसमें लगा देंगे।
तो जो मार्जिनल ड्रॉप आया है एसआईपी में, वो इसीलिए भी आया है क्योंकि फरवरी का महीना भी छोटा था, 3 दिन कम थे। इन्वेस्टर्स ने डिप्लॉय किए 26,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में थ्रू एसआईपी, जो पहले 26,400 करोड़ था प्रीवियस मंथ में, एसोसिएशन का कहना है ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, इसकी वजह से म्यूचुअल फंड सेल्स कहीं न कहीं कम हो चुका है। और इसे पार्शियली एट्रिब्यूट किया जा रहा है टू ट्रंकेटेड मंथ। एक तो महीना 28 दिन का था वो भी, उसके अलावा लोग एक तो पोस्टपोन कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, नहीं अभी पैसा नहीं डालेंगे। मार्केट जब 26,000 हो जाएगा तब डालेंगे, ऐसा भी है। एंड जो नेट सेल्स है ऑफ नियरली 30,000 करोड़, ये स्टिल हेल्दी है। ब्रॉडर सेंटिमेंट अभी भी बढ़िया। अब मैं बता दूं अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जैसे स्टॉक्स में ना अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। एक होता है लार्ज कैप, ठीक है? एक होता है स्मॉल कैप, मिड कैप भी होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी, स्मॉल कैप मतलब बिल्कुल छोटी कंपनी, और मिड कैप होता है स्मॉल कैप लार्ज कैप के बीच में आता है। तो जितने भी कैटेगरी लेवल पे अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स हैं, वहां पे पैसा लोगों ने डालना सबसे ज्यादा कम किया है, ठीक है? मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने रेक किया 3,406 करोड़ एंड 3,722 करोड़ फरवरी में, कंपेयर टू ऑलमोस्ट 5,000 और 5,700 करोड़ चल रहा था ये, ठीक है? एंड अगर आप देखेंगे लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड्स जो है, वहां पे 5,000 करोड़ आया है सेकंड मंथ इन अ रो में। तो ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, कहाँ? स्मॉल कैप कंपनी के फंड्स में और मिड कैप कंपनी के फंड्स में, क्योंकि यह ज्यादा हाई रिस्क भी होता है, तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कम करना चाहते हैं अपने ओवरऑल एक्सपोजर। अब बात करते हैं टैरिफ्स की। टैरिफ्स की वजह से क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे यूएस टैरिफ लगा रहा है, तो हमारे एमएसएमई सेक्टर को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। स्पेसिफिकली जो स्टील में काम करते हैं। तो कैसे ये अभी हम लोग स्टडी करते हैं। जो डिसीजन है यूएस का कि वो 25% एडिशनल टैरिफ लगाएगा एल्यूमीनियम और स्टील इंपोर्ट पे, ये वेडनेसडे से लागू होने वाला है। और इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कैसे? अब इस आर्टिकल का कहना है कि जो लार्ज स्टील प्रोड्यूसर हैं इंडिया में, वो कार्बन स्टील प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ही नहीं करते। जब आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं, तो आपको टैरिफ से क्या फ़र्क पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है? तो जो इंजीनियरिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ईईपीसी, इनका कहना है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है करीब $5 बिलियन का, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट यूएस को हम लोग भेजते हैं। और ये इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए। तो स्टील की अगर बात करें तो करीब $3 बिलियन का जो स्टील है, इसमें से मतलब करीब-करीब 25,000 करोड़ का जो स्टील है, वो छोटे से कंपनीज़ बनाती है, एमएसएमई सेक्टर बनाता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, जिस पर कि 25% का टैरिफ लगना है। तो वॉयस टाइम जो यहाँ से इंडिया से यूएस अगर आप स्टील को भेजते हो, तो 60 दिन लगते हैं, 2 महीने, राइट? एंड करीब-करीब 9,000 करोड़ के जो स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एमएसएमई कंपनीज़ ने बनाए हैं, ये ऑलरेडी अभी रास्ते में है, समुद्र में है। तो इन पर ये ड्यूटी इमीडिएटली अफ़ेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनको इस पे नुकसान हो सकता है। हम लोग 1 लाख मीट्रिक टन से भी कम स्टील इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन का एक फ्रैक्शन है। मतलब क्योंकि हम लोग 145 मिलियन टन प्रोडक्शन हमने किया है स्टील का, तो 1 लाख मीट्रिक टन तो 1% भी इसका नहीं है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जैसा कि पहले हुआ था, इस बार हम यूजुअली ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, वो भी अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो कहीं न कहीं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम उल्टा इन पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएँगे, मतलब इन्होंने जो टैक्स लगाया हम इन पे और टैरिफ्स लगा देंगे, ठीक है? एंड स्पेसिफिकली आप कनाडा को देखो, तो कनाडा ने भी नई ची टैक्सेशंस टैक्स लगा दिए यूएस पर। तो इसका मतलब ये अगर इंडिया भी रिटेलिएट करता है, तो यूएस और बड़ा इम्पैक्ट फेस कर सकता है इन सेक्टर्स में। फर्दर इनका ये कहना है कि इंडिया को कंसीडर करना चाहिए अपना एंगेजमेंट इन ट्रेड नेगोशिएशंस विद यूएस। अनलाइक जून 2019 की तरह, जहाँ पे इंडिया ने भी सिमिलर टैरिफ्स लगा दिए थे। तो जून 2019 में जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, तो क्या हुआ था कि उन्होंने टैरिफ लगाए, तो इंडिया ने और टैरिफ लगा दिए उनके, ठीक है? लेकिन इस बार इंडिया बहुत अलग तरीके से प्ले कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम टैरिफ और कम कर देंगे और हटा देंगे, और आप भी मत लगाओ, हमें तो ट्रेड बढ़ाना है। तो यहाँ पे नया हमारा एफटीए भी साइन हो सकता है, बायलैटरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। यहाँ पे भी सारी चीजें स्पेकुलेशन है, लोग सोच रहे हैं, सोचते-सोचते लिख दे रहे हैं और हम लोग उसे पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है? तो फैक्ट यहाँ पे चीजें कम है, और दीज़ आर मैटर ऑफ ओपिनियन।
रियल्टी बूम, डेवलपर्स इन्वेस्ट इन लैंड टू मीट राइजिंग डिमांड। अब बात कर रहा हूं मैं हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की। काफी लोगों को पसंद होगा, इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ की बात चल रही है। यहाँ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं लैंड डेवलपमेंट में और अर्बन एक्सपेंशन में। डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, एक्टिवली एक्वायर कर रहे हैं लैंड को। ये डिमांड जो चल रहा है इस टाइम पे रेसिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स यूज स्पेसेस का, स्पेसिफिकली मेजर मेट्रोपॉलिटन हब्स में और छोटे शहरों में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर में काफी एडवांसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है और पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आ सकती है। ये जो सेक्टर है ये विटनेस कर सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट 62,328 करोड़ का डेवलपमेंट ऑफ लैंड पार्सल्स के लिए। ठीक है। और जो राइज आया है इन्वेस्टमेंट में 62,328 करोड़ का, ये एक एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बता रहा है कि काफी बड़ी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो हो रही है। ये जो लैंड एक्विजिशन है इन्होंने क्रिएट किया है सब्सटैंशियल अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि प्रोवाइड करे टेलर्ड सॉल्यूशंस रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के लिए। और जो रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेडिशनल फंडिंग एवेन्यूज पर ऑफ डेवलपर्स एट वेरियस प्रोजेक्ट स्टेजेस, देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर इनोवेटिव एंड bespoke फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, दो चीजों की। सिर्फ फ्लैट नहीं बेच रहे हैं लोग, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं कि आप लोन भी लो हमसे और बहुत ही सही आपको हम लोन भी देंगे इसको लेने के लिए। ठीक है। साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहती है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं काफी अलग अलग इनोवेटिव तरीके से फंड किया जा रहा है। ठीक है। ताकि ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ स्केल कर पाए अपने एक्विजिशंस को, अपने बिजनेस को, और जो राइजिंग डिमांड है घरों की उसको फिल कर पाए। जैसे 2024 में 81% जो लैंड था एक्वायर किया गया था ड्यूरिंग द ईयर बाय डेवलपर्स, ये रखा गया था रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट पोटेंशियल होगा 158 मिलियन स्क्वायर फुट का। तो डिमांड इंडिया में एवर इंक्रीजिंग है, कभी घटने का नाम ही नहीं लेती अगर आप प्रोजेक्ट की बात करो, स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की। एंड हर साल मैं कहूंगा नए रिकॉर्ड्स बनते हैं जब आप रेसिडेंशियल एक्विजिशंस की बात करते हो। लोग नए रिकॉर्ड बना करके नए नए फ्लैट्स लेते हैं, एक्सपेंसिव फ्लैट्स भी लेते हैं। एंड वॉल्यूम्स में भी हम लोग हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली। बट ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी कंपनीज है जो बड़ी अच्छी है इस स्पेसिफिक सेक्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।